दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के उन क्वेश्चंस के बारे में, उन वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगते हैं। हमारे सामने जो खुले हुए हैं क्वेश्चन, ये लगभग 300 क्वेश्चन हैं। तो इन 300 क्वेश्चंस को हम लगातार एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और जो हमने क्लासेस की हैं उन क्लासेस के आधार पर हम इन क्वेश्चन को तैयार करके लाए हैं। हमने यूट्यूब पर इन सभी क्वेश्चंस के बारे में पहले डिस्कशन किया है और इंडियन गवर्नेंस के बारे में, जो इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम है, उस गवर्नेंस के बारे में जो है हमने सभी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। आप यूट्यूब पे जा कर के हमारी प्लेलिस्ट खोल के गवर्नेंस की उसको देख सकते हैं। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट में सुशासन को प्रथम बार परिभाषित किया? यानी कि विश्व बैंक ने अपनी किस रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस को पहली बार डिफाइन किया था? क्या नाम था उस रिपोर्ट का? तो रिपोर्ट का नाम था सुशासन एवं विकास प्रतिवेदन, यानी कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। 1992 में ये रिपोर्ट आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन की कौन सी विशेषताएं हैं? गुड गवर्नेंस किसे कहा जा सकता है? क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर? तो गुड गवर्नेंस के अंदर जो है वो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, सर्वसम्मति उन्मुख विधि का शासन, यानी कि सभी की सहमति वाला शासन, सहभागिता, पार्टिसिपेशन, प्रभावी एवं कुशल, यानी कि इफेक्टिव एंड स्किलफुल, और इसके बाद न्याय सम्मत एवं समावेशी, ठीक है, जस्टिस एंड इनोवेटिव, और उस ठीक है। तो ये इसकी 6 बातें हैं जो एक गुड गवर्नेंस में शामिल की जा सकती हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है, सुशासन के 4 सिद्धांत कौन से हैं? सुशासन के 4 सिद्धांत कौन से हैं? तो सुशासन के 4 सिद्धांत हैं, वो कौन से हैं? लोकाचार, नागरिकों के प्रति सेवा, ठीक है, नैतिकता, साम्यता, यानी कि सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार करना, समानता जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 सिद्धांत है। कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति सहित कार्यकुशलता, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े हुए सॉरी, यही है, ये 4 जो हैं, ये आपको 4 याद कर लेने हैं, ये 4 हैं आपके लिए। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े मुद्दे कौन से हैं? ठीक है, इंटरनेशनल मोरालिटी से जुड़े मुद्दे कौन से हैं, वो क्या हैं? देखिए, आपको लग रहा है क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे? यही क्वेश्चन ऐसे ही बन करके 1-2 क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखिए क्या है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े मुद्दे कौन से हैं? विश्व की साझी संपत्ति का प्रबंध एवं विनियमन, विश्व की साझी संपत्ति एवं प्रबंध एवं विनियमन, पर्यावरण संकट, ठीक है, नैतिकता से जुड़े हुए कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता किन चीज़ों से जुड़ी हुई है। फिर है विकास बनाम पर्यावरण, डेवलपमेंट वर्सेज एनवायरनमेंट, ये कई मुद्दे हैं। इसके बाद निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, उसके बाद मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, व्यापार संबंधी समझौते, कंपनी एक्ट कब बनाया, ठीक है। ये जो समझौते हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। मतलब कि ये वो चीज़ें हैं जो आपको किन चीज़ों में दिखाई देंगी, जो आपको बताएंगी कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता किन चीज़ों में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देशों को किन मुद्दों को लेकर के नैतिक होना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंपनी एक्ट कब बनाया गया? तो कंपनी एक्ट भारत में आता है 1956 में, ठीक है। उसके बाद सेबी का गठन कब किया गया? सेबी का गठन कब किया गया? इसका गठन 1988 में किया गया था, और एक विधान के तौर पे दर्जा, एक कानूनी दर्जा जो है, इसको 1992 में दिया गया था, ठीक है, सेबी।
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अपने शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, शेयर बाजार के बारे में नियम कानून कैसे क्या करता है, कंपनियों के लिए नियम रूल रेगुलेशन बनाना, वो काम करता है सेबी। ठीक है, इसके बाद है नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस की स्थापना कब की गई? नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की स्थापना कब की गई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट की स्थापना कब की गई? ये की गई थी कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय द्वारा 2008 में। ठीक है, किसने की? कॉरपोरेट कार्यालय मंत्रालय ने 2008 में। इसके बाद कुमार मंगलम बिड़ला समिति का गठन किसने किया? इसका गठन किया था सेबी ने 1999 में। ठीक है, ये जो हैं आपके कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थे। ये अब चलते हैं हम उन क्वेश्चंस के ऊपर जो आपको ज़्यादा लगते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर आते होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं आपके, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में देखते हैं क्या आ सकता है हमारे लिए। देखिए, भारत में सूचना प्रदान और पारदर्शिता के लिए क्या प्रयास किए गए, यानी कि भारत में लोगों को सूचनाएं देना और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए क्या कोशिशें की गई हैं, क्या प्रयास किए गए हैं। तो पहला है कि सूचना का अधिकार दिया गया है भारत के अंदर। दूसरा है सिटीजन चार्टर लाया गया है। तीसरा ई गवर्नेंस शुरू की गई है। चौथा बेहतर शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई, यानी कि लोकपाल लोकायुक्त, ये सब शुरू किए गए। तो भारत में सूचना आदान प्रदान और पारदर्शिता लाने के लिए, यानी कि सूचनाओं को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है वो भारत सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस और लोकपाल लोकायुक्त, ये सब चीज़ें शुरू की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बना? यानी कि आपको जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है वो किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? वो आता है आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये फंडामेंटल राइट है। भारतीय संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि इंडियन पार्लियामेंट में सूचना का अधिकार आरटीआई कब पारित हुआ था? आरटीआई कब पारित किया गया? तो वो पारित किया गया था 2005 में। इसके बाद है सूचना का अधिकार में शामिल उद्देश्य क्या है? सूचना का अधिकार एक्ट जो है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है नागरिकों का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अधिक भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, उसके बाद भ्रष्टाचार को कम करना, ठीक है, यानी कि करप्शन को कम करना, ये इसके मेन उद्देश्य थे। इसके बाद सूचना के अधिकार में क्या शामिल है? सूचना के अधिकार में क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? सूचना के अधिकार में शामिल की गई रिकॉर्ड, दस्तावेजों, वह है और नोट्स की प्रति लेना, यानी कि जो भी रिकॉर्ड हैं या भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो नोट्स सरकार के, उनकी आप कॉपी ले सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों की दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं आप, मतलब कि सरकार के काम कौन से हुए, उनके डॉक्यूमेंट क्या हैं, उनके रिकॉर्ड क्या हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। सामग्री के प्रमाणीकरण, नमूने लेना, यानी कि आप उनके सैंपल ले सकते हैं, जो भी सामग्री यूज़ की गई है किसी काम को करने के लिए, किसी भी तरह की आप सूचना ले सकते हैं। ठीक है, ये सूचना के अधिकार में शामिल चीज़ें हैं। इसके बाद सूचना के अधिकार के लिए सबसे सशक्त आंदोलन किसने चलाया? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार के लिए सबसे सशक्त आंदोलन, सबसे मजबूत आंदोलन किसने चलाया था? तो वो चलाया था राजस्थान के किसानों ने। राजस्थान के किसानों ने, यानी कि एक संगठन होता था मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS, इस नाम से एक संगठन था जिसने 1987 में एक बड़ा मूवमेंट चलाया था राजस्थान के अंदर। सूचना का अधिकार आंदोलन में मजदूर किसान शक्ति संगठन का नारा क्या था? इसका नारा क्या था? इन्होंने जब ये आंदोलन शुरू किया तो इस संगठन का नारा क्या था? MKSS का ये था, हमारा पैसा हमारा हिसाब। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके सामने अभी चल रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अरुणा रॉय ने 1987 में देवडूंगरी गांव में राजस्थान के अंदर। अरुणा रॉय नाम की एक एक्टिविस्ट थी
उन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी 1987 में, देवडुंगरी गांव था राजस्थान में। ठीक है। सूचना का अधिकार सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो सबसे पहले लागू हुआ था ये तमिलनाडु के अंदर। कब लागू हुआ? 1997 में। और उसी के साथ में तुरंत थोड़े दिन बाद गोवा में 1997 में। तो ये दो राज्य जो हैं ये आपको याद रखने हैं। सूचना का अधिकार सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? किस देश में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1776 में स्वीडन में। सूचना का अधिकार सबसे पहले लागू हुआ था स्वीडन के अंदर। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रथम अपील कब की जा सकती है? यानी कि हमें जानकारी लेनी है और हमें जानकारी मिली नहीं है तो दोबारा से अपील करनी, पहली अपील लगानी है। तो वो कब की जाएगी? आरटीआई लगाने के 30 दिन के बाद। अगर 30 दिन में सूचना नहीं मिली है तो हम 30 दिन बाद जो है आरटीआई दोबारा से लगा सकते हैं। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या प्रावधान करता है? क्या प्रावधान करता है? ये करता है सरकारी अधिकारियों के अधीन सूचना हासिल करने की स्वतंत्रता। सरकार के अधिकारियों से सूचना ले सकते हैं, उनके खिलाफ जो भी बात हो ले सकते हैं सूचना। योजना संबंधी वितरण एवं सरकारी तंत्र की जानकारी, यानी कि जो भी सरकार की प्लानिंग है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी। तीसरी बात इसमें यह है कि जो जानकारी है, जो सूचना दी जाएगी वो 30 दिन के अंदर दी जानी जरूरी है। फोर्थ है अधिकारी को बाध्य करता है कि वह सूचना उपलब्ध करवाए, यानी कि ये हर एक अधिकारी को ये कहता है कि ये कानूनी तौर पे सूचना देगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी, वो अनिवार्य है सूचना पहुंचानी एक व्यक्ति को जो सूचना मांग रहा है उसको। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, मेरा एक विश्वास है कि सरकार को पूरी तरह खुला होना चाहिए ना कि बंद। क्या कह रहे हैं कि मेरा एक विश्वास है कि सरकार को पूरी तरह से खुला होना चाहिए ना कि बंद। यह किसका कथन है? तो ये कथन है वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं। इनको जो है, इनका ही ये कथन है कि सरकार को पूरी तरह से खुला होना चाहिए ना कि बंद, वुडरो विल्सन। इसके बाद है, किस वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम समाप्त किया जाए? सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 वाले एक्ट की बात हो रही है। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, उसको समाप्त किया जाए, ये की थी 5वें वित्त आयोग ने, जो 1994 से 1997 तक चलता है। ठीक है। फिर है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस तरह की जानकारी प्रकट नहीं करता? यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, कौन सी ऐसी जानकारी है जो हमें नहीं देता है, जो जानकारियां हम नहीं ले सकते? पहली है मंत्रिमंडल के कामकाज से संबंधित, यानी कि मंत्रिमंडल क्या काम करता है, उनके जो कागजात हैं, मंत्रिमंडल के जो कागजात हैं, उनके कागजातों से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है। सूचना से संसदीय राज्य विधायिका के विशेषाधिकार का हनन होता हो, यानी कि कोई ऐसी सूचना हो जिससे कि राज्य की विधायिका है या संसद के जो अधिकार हैं उनका हनन होता हो, तो वो भी जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है। फिर जिसे केंद्र और राज्य के परस्पर संबंध प्रभावित होते हैं, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन जहां इफेक्ट होते हों, वहां भी जानकारी नहीं मिलेगी। इसके बाद वह सूचना जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि ऐसी कोई सूचना जिससे जो है वो जो पब्लिक सिक्योरिटी है, ठीक है, या पब्लिक व्यवस्था है, अगर वो प्रभावित होती है, उसमें कोई दिक्कत आती है, तो वो जो है नई सूचना दी जाएगी। फिर जैसे जिससे भारत की प्रभुसत्ता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। ठीक है। यानी कि भारत की जो प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता हो, वो भी सूचना आपको नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर ये आपको याद रखना है कौन सी सूचनाएं नहीं मिल सकती आपको। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। इसके बाद शासकीय गोपनीयता कानून वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? यानी कि शासकीय गोपनीयता कानून बनाने वाला, मतलब ये कि शासन के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। वो कानून किस देश ने बताया था कि सरकार की कोई जानकारी पब्लिक को नहीं दी जाएगी, शासन करती है जो सरकार, उसके बारे में कोई जानकारी पब्लिक को नहीं मिलेगी। ये कानून किस देश ने बनाया था? सबसे पहले ब्रिटेन ने 1889 में।
और भारत में ही इसी कानून को, अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है, भारत में यही कानून शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 जो वो भारत में लागू किया था इन्होंने, भारत के अंदर 1923 में लाए थे ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के द्वारा अप्रासंगिक बना दिया, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है उसकी कौन सी धारा थी जिसने जो है शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को जो है अप्रासंगिक यानी कि उसको हटा दिया, उसको निरस्त कर दिया, तो धारा 22, ठीक है। इसके बाद है जनता की सुनने का अधिकार उसके बोलने के अधिकार में अंतर्निहित है, यह किसने कहा था, मतलब कि जनता की सुनने का अधिकार यानी कि जनता की बात आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है, उसके बोलने के अधिकार में अंतर्निहित है, यानी कि मैं अगर कोई बात आपको कहना चाहता हूँ तो ये बात मेरी सुननी पड़ेगी और ये मेरा बोलने का अधिकार है, मैं आपको बात सुनाऊँ ये मेरे बोलने का अधिकार है, ठीक है। ये किसने कही थी, ये कही थी अमेरिकी जस्टिस बर्गर, अमेरिकी जस्टिस बर्गर, ठीक है, अमेरिकन जस्टिस थे बर्गर, उन्होंने कही थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे भरोसेमंद और वास्तविक सूचनाएं नहीं मिल पाती उसकी स्वतंत्रता खतरे में है, यह किसने कहा था। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये कथन आपके सामने आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी जिस क्वेश्चन के सामने ऐसे टिक लगा दूं तो समझ लीजिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। तो जिसे भरोसेमंद और वास्तविक सूचनाएं नहीं मिल पाती उसकी स्वतंत्रता खतरे में है, यह किसने कहा था, ये कहा था हेराल्ड लॉस्की, हेराल्ड लॉस्की, ठीक है। हेराल्ड लॉस्की को जो है आपको याद रखना, राइट्स से रिलेटेड ये व्यक्ति है। तो इसके बाद क्वेश्चन है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1982 किस देश का सूचना का अधिकार कानून है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1982 किस देश का सूचना का अधिकार है, यह है कनाडा का अधिकार, ठीक है। इसके बाद है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट 1982, ये किस देश का अधिकार है, न्यूजीलैंड का अधिकार, ठीक है। किस देश का कानून है, इंफॉर्मेशन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्ट 1982 न्यूजीलैंड। इसके बाद सूचना का अधिकार कानून भारत में पहली बार किस सरकार ने लाने की कोशिश की थी, तो ये कोशिश की थी वीपी सिंह की सरकार ने 1989 में, यानी कि आरटीआई एक्ट जो है पहली बार कब लाने की कोशिश हुई, 1989 में वीपी सिंह की सरकार के द्वारा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यशाला कब आयोजित की गई, सूचना के अधिकार पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यशाला कब आयोजित की गई, यानी कि एक वर्कशॉप लगाई गई थी, ठीक है। तो वर्कशॉप जो है वो कब आयोजित हुई थी ये बताना हमें, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये एकेडमी जो है ये भारत में जो है जो आईएएस बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग देती है, ठीक है। तो इसमें एक वर्कशॉप हुई थी, वो कब हुई थी, वो हुई थी 1995 में, ठीक है। इसके बाद है मई 1997 में नई दिल्ली में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का विषय क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1997 में नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ठीक है। उसका विषय क्या था, उसका विषय था प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्य योजना का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्य योजना का निर्माण करना। इसके बाद है सौरी समिति, एक सौरी समिति बनाई गई थी। सौरी समिति ने मई 1997 में किस विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया, सौरी समिति ने जो है एक विधेयक जो है वो बना करके दिया, कौन सा विधेयक था, सूचना स्वातंत्र विधेयक, सूचना स्वातंत्र विधेयक, ये आपको याद रखना, सूचना स्वातंत्र विधेयक। इसके बाद सूचना स्वातंत्र विधेयक कब पारित किया गया, ये पारित किया गया 2002-2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको नया निशान लगा लेना, ठीक है। 2002 में जो है इसको हमारी जो लोकसभा राज्यसभा उन्होंने पास किया, 2003 में जो हो राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी, ओके। इसके बाद भारत के किस विश्वविद्यालय में सूचना के अधिकार पर डिप्लोमा व पत्राचार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, यानी कि आरटीआई के ऊपर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है भारत की जो डिप्लोमा देती है, डिप्लोमा और पत्राचार, ठीक है, तो वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकसभा में कब पारित किया गया,
आरटीआई जो है, आरटीआई एक्ट 2005 कब पारित हुआ लोकसभा में? वो था 11 मई 2005 को। इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है आजकल डेट, याद कर लेना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्यसभा में कब पारित हुआ? अब राज्यसभा में आ जाइए। 11 मई 2005 को जो है लोकसभा, और 12 मई 2005 को जो है राज्यसभा। और राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दे दी? राष्ट्रपति ने दे दी 15 जून 2005 को, ये फाइनली उसको मंजूरी मिल गई थी। फिर सूचना का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? सूचना का अधिकार लागू करने वाला, ये आपको मैंने बता दिया था, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तमिलनाडु ने लागू किया था, करुणानिधि की सरकार थी 1997 में। उसके बाद तुरंत बाद 1997 में ही गोवा ने भी लागू कर दिया था। देखिए, अगर मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन से या स्वतंत्रता से है तो सूचना कितने समय में दी जानी चाहिए? देखिए, वैसे तो 30 दिन होता है समय एक सूचना देने का, कि 30 दिन के अंदर सूचना हो जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई भी जानकारी किसी के व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड है या उसकी फ्रीडम से रिलेटेड है तो जानकारी जो है वो 48 आवर्स में दे देनी चाहिए। ठीक है। तो सूचना का संस्थागत स्वरूप किस प्रकार का है? देखिए, अब देखिए सूचना का संस्थागत स्वरूप कैसा है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है उसका, तो वो है 3 स्तरीय है, यानी कि केंद्र, राज्य और मतलब केंद्र या राज्य सूचना आयोग, प्रथम अपीलीय अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी। ये 3 तरह के होंगे, यानी कि 3 स्तरीय है। पहला है केंद्र राज्य सूचना आयोग, केंद्र का होगा या राज्य का होगा, ये होगा पहला सत्र। ठीक है। प्रथम अपीलीय अधिकारी, इसके बाद प्रथम अपील अधिकारी, उसके बाद लोक सूचना अधिकारी। देखो, इसकी हायरार्की जो आप बनाएंगे वैसे नहीं बनेगी। सबसे पहले किसी को, मैं मान लीजिए कि मैंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपील लगाई, यूनिवर्सिटी ने जो है अपील लगाने से जो है मेरी जानकारी देनी है। ठीक है। तो वहाँ पे जो लोक सूचना अधिकारी है मैं उसके नाम लगाऊंगा। सबसे पहले लगेगी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नाम। ठीक है। अगर वो जानकारी नहीं देता है तो सेकंड फेज पे जाते हैं हम। ठीक है। फिर हमारी जानकारी जो है वो लगती है फर्स्ट अपील के तौर पे। ठीक है, फर्स्ट अपील के तौर पे। उसके बाद हमारी जानकारी लगती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। ठीक है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर। ठीक है। तो ये हमारी कुल मिलाकर के एक हायरार्की होती है, ये 3 स्तर पे है। अगर इसको सत्र देखेंगे उल्टा करके चलना पड़ेगा। ठीक है, लेवल जो आएंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं लेवल। ठीक है, फर्स्ट लेवल जो है राज्य है, राज्य के बाद नीचे फर्स्ट अपील ऑफिसर है, फिर नीचे जो है उसके आगे जो है लोक सूचना अधिकारी है। इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को किसी मामले की जांच करते समय कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी? केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कोई मामले की जांच करनी है तो उस समय पे उसको कौन सी शक्तियां प्राप्त है? तो उसको सिविल न्यायालय की, ठीक है, सिविल कोर्ट की जो है वो उसको शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की। इसके बाद सूचना आयुक्त का कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा अन्य नियम व शर्तें किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाती हैं? ठीक है, तो ये की जाती भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 2019 में संशोधन के बाद सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 2019 में जो संशोधन किया गया था उसके बाद जो है सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना कर दिया गया है? 3 वर्ष का। ये मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा रखी। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का वेतन कितना निर्धारित किया गया है? यानी कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है और उसके साथ वाले जो आयुक्त होते हैं सूचना आयुक्त, उनका कितना निर्धारित किया गया है? वो किया गया है 2.5 लाख रुपए तो मुख्य सूचना आयुक्त का और 2,25,000 रुपये सूचना आयुक्त का, अभी 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए जवाबदेही किसे माना गया था? यानी कि इंफॉर्मेशन देने के लिए अकाउंटेबल कौन होगा? ये 2005 का एक्ट किसको बनाता है? तो ये बनाता है पूरी सरकार को, समुचित सरकार और लोक प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी। यानी कि एक तो सरकार होगी,
एक जो लोक प्राधिकारी यानी कि जो सूचना देने वाला अधिकारी है वो है, फिर एक सक्षम अधिकारी जो जानकारी रखता है, जिसके पास जानकारी है उसको। ठीक है, यानी कि मैंने आरटीआई लगाई, मैंने आरटीआई मांगी, मैंने मांग ली कि हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जानकारी चाहिए, तो मैंने मांगा कि यहाँ पे मुझे जो है वो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट से जानकारी चाहिए। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में जिसके पास जानकारी है उसका जो ऑफिसर है, एक तो वो होगा, दूसरा होगा उस डिपार्टमेंट के अंदर जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो होगा। ठीक है, तीसरा होगा हरियाणा सरकार, क्योंकि मैं सरकार से भी जानकारी मांग रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीन होंगे। फिर सूचना के अधिकार के लिए दूसरी अपील कब की जाएगी? दूसरी अपील, जैसे आपने जानकारी लगाई तो पहली जानकारी जो है वो आपको 30 दिन के बाद, मान लीजिए जानकारी नहीं मिली आपने आरटीआई लगाने के बाद में, ठीक है, यानी कि आरटीआई, ठीक है, और पहली अपील लगेगी 30 दिन बाद। अगर फिर भी जानकारी नहीं मिलती है तो अपील लगेगी 90 दिन बाद। ठीक है, तो पहली अपील के विनिश्चित वाली तारीख से 90 दिन के भीतर सूचना देने पर, ठीक है, सूचना अगर ना दी जाए तो 90 दिन के बाद लग जाएगी। ठीक है, पेनल्टी की राशि कितनी रखी गई है? पेनल्टी की राशि रखी है प्रतिदिन 250 रुपये या फिर 25,000 रुपये अधिकतम। ठीक है, अधिनियम की कौन सी धारा जो है वो सूचना का अधिकार प्रदान करती है? यानी कि हमें अधिनियम के अंदर वो कौन सा आर्टिकल है अधिनियम का जो हमें कहता है कि व्यक्ति को सूचना दी जाएगी? तो वो है धारा 3। ठीक है, अधिनियम के किस धारा में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति होगी? यानी कि जो अधिनियम 2005 है हमारा आरटीआई एक्ट 2005 जो है उसकी कौन सी धारा में जो है एक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा? वह धारा 5 में जानकारी दी जाएगी, 2003 धारा 3 में। ठीक है, लोक प्राधिकारी सूचना को स्पष्ट करेंगे, यह अधिनियम की, यानी कि जो लोक प्राधिकारी हैं, ठीक है, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो जो जानकारी है उस सूचना को क्लियर करके बताएंगे, वो धारा 4 के अंदर है। ठीक है, फिर अधिनियम की किस धारा के अधीन एक व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिए अनुरोध कर सकता है? यानी कि मुझे जानकारी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूं, तो वो है धारा 6। ठीक है, इसके बाद अधिनियम में ना दे सकने वाली सूचनाओं को किस धारा मिले? यानी कि हम अधिनियम जो है आरटीआई एक्ट 2005 जो है उसके अंदर यह भी तो लिखा होगा कि हम आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, जानकारी देंगे, वो तो धारा 3 में हो गई। ठीक है, मैं जानकारी मांग सकता हूँ, वो धारा 6 में हो गई। ठीक है, लेकिन अब आरटीआई वाला जो है, जो आरटीआई ऑफिसर है, वो ये भी तो कहेगा कि इन चीज़ों की जानकारी नहीं दे सकते, तो वो हैं धारा 8 में। ठीक है, भारत के एकता अखंडता से जुड़ी सूचनाओं को कितने दिन पुरानी होने की स्थिति में दिया जा सकता है? यानी कि एकता और अखंडता की जानकारी दी जा सकती है, ठीक है, लेकिन वो कितने दिन पुरानी होनी चाहिए, किस स्थिति में दी जाएगी? वो कम से कम 20 साल पुरानी जानकारी हो तब दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है अधिनियम की किस धारा में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात है? यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो गठित करना है केंद्रीय सूचना आयोग, वो है आर्टिकल 12 में। ठीक है, फिर आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों के उपबंध किस धारा में? धारा 13 में। यानी कि उनकी सेवा शर्त कहाँ पे? सूचना आयुक्तों को हटाने से संबंधित, यानी कि सूचना आयुक्तों को हटाया जा सकता हो, कौन सी धारा में है? धारा 14 में। ठीक है, फिर जैसे सूचना आयोग की शक्तियाँ और कर्तव्य किस धारा में है? धारा 18 में। ठीक है, जो आपके लिए सबसे जरूरी चीज़ें ना वो हैं, जैसे कि जो सबसे जरूरी है, ये वाला क्वेश्चन सबसे जरूरी है, 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो है वो जो ये वाला 50 नंबर क्वेश्चन, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अधिनियम की किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान? अपील कर सकते हैं आप, धारा 19 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपील के लिए पूछा जा सकता है। राज्य सूचना आयोग से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो राज्य सूचना आयोग की बात होगी तो 15, 16, 17, ठीक है, ये धाराएं आ जाएंगी। फिर सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग कौन सा है? यानी कि सूचना का अधिकार आरटीआई और केंद्रीय सूचना आयोग की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी होगी क्रमिक प्रशिक्षण विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है ये नोडल एजेंसी है जो इसके साथ मिलकर के काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे आरटीआई से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन करेंगे सिटीजन चार्टर वाले। चलिए, तो सिटीजन चार्टर के जो क्वेश्चन हैं वो शुरू करते हैं। सिटीजन चार्टर क्या कहता है? सिटीजन चार्टर जो है उसके क्वेश्चन क्या है? इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई सारे। देखिए, नागरिक घोषणा के 6 सिद्धांत कौन से हैं? यानी कि नागरिक घोषणा के लिए 6 सिद्धांत कौन से हैं? एक सिटीजन चार्टर होता क्या है ये बात समझिए एक बार। मैं छोटी छोटी चीज़ें करवाता रहूँगा। सिटीजन चार्टर का मतलब है कि आप जो है
अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी गुड्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से ही जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी ये सर्विसेज हैं, ये गुड्स हैं और इनके बारे में हम इस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं चीज़ें, ठीक है, और इतने समय में ये चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, इनका ये समाधान होता है, इनका ये रिडर्सल मैकेनिज्म है हमारा। वो सब जानकारी आप एक ग्राहक के सामने, एक उपभोक्ता के सामने पहले से रख देते हैं, तो वो होता है सिटीजन चार्टर। तो उसके अंदर कौन से 6 सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले होता है गुणवत्ता, क्वालिटी होनी चाहिए, चयन होना चाहिए यानी कि व्यक्ति के पास चॉइस होनी चाहिए, मानक होना चाहिए यानी कि पैरामीटर हो, मूल्य होना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, उसकी पूरी प्राइस होना चाहिए, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी हो, पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी हो। तो ये 6 चीज़ें हैं, इन 6 चीज़ों को आपको याद रखना है। ये 6 सिद्धांत एक सिटीजन चार्टर के लिए जरूरी हैं। जो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये गलत लिखा है, ये नागरिक घोषणा। नागरिक घोषणा पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिटीजन चार्टर घोषणा पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा, ठीक है। इसके बाद है नागरिक घोषणा पत्र की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं एक नागरिक घोषणा पत्र की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद कर लेना। इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं भी इसको आपको याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरल इंट्रोडक्शन जरूरी होता है याद रखना। इसके बाद जैसे जनता की अधिकतम संतुष्टि का माध्यम, यानी कि जनता की अधिकतम संतुष्टि का ये माध्यम है, जनता की अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए, चयन की स्वतंत्रता हो, सेवाओं की गुणवत्ता हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो, नागरिक केंद्रित प्रशासन हो, शिकायत निवारण तंत्र हो। वही 6 सिद्धांत हैं जो यहाँ पे विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद है किस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सरकार नागरिक घोषणा पत्रों का निर्माण करेगी? कौन सा सम्मेलन था? आप लोगों को पढ़ाया भी गया था, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 1997, ठीक है, ये 1997 में हुआ था दिल्ली के अंदर। फिर है नागरिक घोषणा पत्र में किन बातों को शामिल होने की अपेक्षा की जाती है, यानी कि नागरिक घोषणा पत्र में कौन सी चीज़ें शामिल होना जरूरी है वो देखिए। दृष्टिकोण व मिशन वक्तव्य, ठीक है, उनका क्या दृष्टिकोण है, यानी कि चीज़ों को लेकर क्या सोचता है संगठन, संगठन के द्वारा कार्रवाई हुए व्यवसाय का ब्यौरा, यानी कि वो क्या काम करता है, वो ग्राहक उपभोक्ता का विवरण, ठीक है, यानी कि उपभोक्ता के साथ में जो है डीलिंग के लिए एक विवरण तैयार करके देना। प्रत्येक ग्राहक समूहों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का विवरण, यानी कि वो कौन सी सर्विसेज देते हैं उनका पूरा विवरण तैयार हो। शिकायत निवारण तंत्र क्या है उनका वो देना चाहिए। इस तक पहुंच का विवरण, मतलब शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंचने की क्या उनकी विधि है, क्या तरीका है, उसका विवरण होना चाहिए। ग्राहकों से क्या अपेक्षाएं हैं वो उसका पूरा विवरण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर नागरिक घोषणा पत्र पर पहली वेबसाइट किसने तैयार की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो नागरिक घोषणा पत्र पर पहली वेबसाइट किसने तैयार की थी? वो की थी 31 मई 2002 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा। किसने? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा 31 मई 2002 को, याद कर लेना है। नागरिक घोषणा पत्र को मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृति दी? यानी कि नागरिक घोषणा पत्र को भारत के मंत्रिमंडल ने कब स्वीकृति दी थी? ये दी थी 2013 में, बट लेकिन लैप्स हो गया था ये, जो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति देने के बाद जो बिल आया था वो बिल 2013 में लैप्स हो गया। तो नागरिक घोषणा पत्र के लिए पहली कोशिश संसद के अंदर 2013 में की गई थी, लेकिन वो बिल जो है वो लैप्स हो गया था। नागरिक, अगला है नागरिक घोषणा पत्र आने के बाद जो है, आने के बाद एक व्यक्ति को क्या अधिकार मिलेगा, यानी कि अगर मान लीजिए नागरिक घोषणा पत्र आ जाए, कानून बन जाए, सरकार पास कर दे, तो क्या होगा? तो होगा एक तय समय सीमा के भीतर सेवा पाने का अधिकार, यानी कि एक तय समय सीमा के भीतर उसको सर्विस जो हो वो मिल सकेगी, ये उसको कानूनी अधिकार मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तय समय सीमा के भीतर सेवा ना पाने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। फिर है जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने से लेकर के बड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान हो सकता है। फिर है जिम्मेदार कर्मचारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर देखिए मैं ड्राफ्ट की, मतलब कि ये बात हो रही है, जो ड्राफ्ट आया था उसमें सिटीजन चार्टर का 2013 में जो बिल प्रेजेंट हुआ, जो ड्राफ्ट तैयार करके दिया गया, उसके अंदर प्रावधान थे ये। तो वहाँ पे एक प्रावधान ये भी था कि जो जिम्मेदार अधिकारी अगर वो उसके बारे में सही जानकारी नहीं देता है सिटीजन चार्टर के बारे में, तो उसके ऊपर जो है 250 रुपये जुर्माना प्रतिदिन और अधिकतम 50,000 रुपये सैलरी से काटे जाएंगे, ठीक है, ये होगा। फिर है शिकायत निवारण आयोग द्वारा की गई कार्रवाई किसके समान मानी जाएगी, यानी कि शिकायत निवारण आयोग द्वारा की गई कार्रवाई किसके समान मानी जाएगी? भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्रवाई,
ठीक है, यानी कि शिकायत निवारण आयोग इसके अंदर काम करेगा, जो कार्रवाई करेगा सिटीजन चार्टर अगर कानून बनता है तो, ठीक है। और भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्रवाई। देखिए मैं इनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये पास नहीं हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं। फिर है भारत में लोक सेवा गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। भारत में लोक सेवा गारंटी कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, 2010 में बना दिया गया था, ठीक है। फिर लोक सेवा गारंटी कानून की क्या विशेषताएं हैं, लोक सेवा गारंटी कानून की क्या विशेषताएं हैं, यह है लोक सेवा गारंटी वाली सेवाओं को स्पष्ट उल्लेख, सेवाओं के लिए समय का उल्लेख, यानी कि लोक सेवा गारंटी वाले सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख, सेवाओं के लिए समय सीमा का उल्लेख, शिकायत निवारण अधिकारी के कार्य व शक्तियों का उल्लेख, दंडिक प्रावधानों का उल्लेख, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको बेसिक छोड़ सकते हैं आप। फिर है चार्टर मार्क स्कीम किस देश में लागू की, ये इंपॉर्टेंट है। चार्टर मार्क स्कीम कहाँ पे, ब्रिटेन में 1991 में, जॉन मेजर प्रधानमंत्री, याद कीजिए। इसके बाद जो है देश में सार्वजनिक सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार के लिए किस मॉडल को तैयार किया गया, यानी कि देश में जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको सुधारने के लिए कौन सा मॉडल तैयार किया गया है, तो वो मॉडल तैयार किया गया सर्वोत्तम मॉडल। आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम मॉडल, ये क्वेश्चन आते हैं। सर्वोत्तम मॉडल हमें पता नहीं चलता, ये तो पढ़ा ही नहीं यार, कहाँ से आ गया, यही आते हैं। फिर है सर्वोत्तम का फ्रेमवर्क किसने तैयार किया, सर्वोत्तम का फ्रेमवर्क, सर्वोत्तम मॉडल जो है उसका फ्रेमवर्क किसने तैयार किया, तो ये तैयार किया था सेकंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एआरसी 2005। कमेंट करके मुझे बताएंगे सेकंड एआरसी के अध्यक्ष कौन थे, उसने कितनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, ये कब बना था और इसकी रिपोर्ट कब प्रेजेंट हुई थी, कमेंट में मुझे ये करके बताइएगा। इसके बाद है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ निर्मित भारतीय मानक क्या है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये याद रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ BIS, BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये क्या है, ठीक है। इसका निर्मित मानक क्या है, आप कई बार चीज़ें खरीदते हैं उनके ऊपर खरीदते हुए आपको लिखा मिलता है कई बार ये वाला कोड, ये वाला कोड 15700 फिर डबल डॉट, ठीक है, 2005, ठीक है, ये लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है सर्वोत्तम मॉडल के क्या घटक, सर्वोत्तम मॉडल किन चीज़ों से प्रभावित होकर बनाया गया, तो मतलब कि क्या घटक हो सकते हैं, इससे कौन सी चीज़ें आ सकती हैं सर्वोत्तम मॉडल की, इसके हैं नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, सेवा प्रदाय क्षमता, ये हो सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सोशल ऑडिट के लाभ क्या हैं, सोशल ऑडिट करते हैं हम, सोशल ऑडिट का क्या फ़ायदा है, सोशल ऑडिट आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा इसके ऊपर छोटा निशान लगा देता हूँ, बड़ा नहीं लगाता, लेकिन इंपॉर्टेंट के लिए। पहले संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ठीक है, दूसरा है लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा, तीसरा भ्रष्टाचार में कमी करना, नागरिक केंद्रित प्रशासन, चौथा प्रशासन के मानकों और सत्रों में वृद्धि, सुशासन की प्राप्ति में सहायक, यानी कि गुड गवर्नेंस को अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, सिटीजन चार्टर अगर भारत में पास हो जाता तो उसे कितने दिन में हर राज्य को लागू करना होता, 6 महीने के अंदर, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस एजेंसी द्वारा जारी किया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल निशान करते हैं इसको। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किस एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब शुरू की गई थी, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस देश की एजेंसी है, दो ही चीज़ें बतानी है, कब शुरू की गई थी और किस देश की एजेंसी है जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा कृषि प्रशिक्षण इंडेक्स 2020 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यहाँ पे करप्शन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भारत को 86 रैंक पे रखा गया है, भारत को 40 नंबर मिले थे। ये 2020 के इंडेक्स की बात है, इसमें 2020 वाला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है 2022 में किस पे, 2022 की रिपोर्ट आई नहीं है तो 2021 याद कर लीजिए, 2021 में कौन सी रैंक पे आया है, मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो 82nd रैंक पे है, ठीक है, नंबर इतने ही हैं, नंबर 40 ही रहे हैं अब भी, ठीक है, यही अंक मिले हुए हैं, आपको देख लेना है
कि भारत को कौन सी रैंक मिली है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसके अंदर भारत को 2020 में कौन सी रैंक मिली है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। ये लीजिए मैंने ही बता दिया, यहीं पे आ गया आपका क्वेश्चन, आपको सर्च करनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, जर्मनी में, बर्लिन में, सचिवालय बर्लिन में, ठीक है। भारत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम याद होगा 1988, और इसको संशोधन कर दिया गया 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आंसर भी लंबा है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? 2018 के क्या प्रावधान? पहली चीज़ तो ये कि रिश्वत लेना देना वह या उम्मीद रखना, यानी कि रिश्वत लेना देना या उम्मीद रखना, ये दोनों अब तीनों अपराध होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है वो है कम से कम सजा का प्रावधान जो है वो 3 माह से बढ़ाकर 3 साल तक, कम से कम सजा कितनी होगी? 3 साल कर दी गई है, ठीक है। और अधिकतम सजा का प्रावधान 3 साल से बढ़ाकर के कितना कर दिया? 7 साल, यानी कि 3 से 7 साल तक सजा हो सकती है, ठीक है। भ्रष्टाचारी मन के जो आदतन भ्रष्टाचारी है उसको 10 साल की सजा हो सकती है, यानी कि हर बार पकड़ा जाता है। लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की अनुमति, रिश्वत देने वाले को 7 दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है, लोकायुक्त है, मतलब कि कोई सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट का मतलब कि कोई IAS IPS अधिकारी है, उसके खिलाफ कोई मामला आया है, तो उसके लिए जो है जो लोकायुक्त है, हमारा जो लोकायुक्त है जिसको नियुक्त किया गया है, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। और इसको 7 दिन का समय दिया जाएगा, 7 दिन पहले बता दिया जाएगा आपको कि आपके खिलाफ मामला है, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। जिसे बढ़ा करके जो है वो 15 दिन कर दिया है अब, ठीक है। पहले था ये 7 दिन, अब कर दिया 15 दिन। सिर्फ विद प्रीत उसी को छोड़कर सभी को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। वेद प्रीत, ये कुछ मामला ही अलग है, इसको हटाओ यहाँ से। तो भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का निपटारा अब अदालतों में 2 वर्ष में करना। अब देखिए ये हो भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं, बात यह कि पहले लंबे पेंडिंग पड़े रहते थे, अब इनका निपटारा जो हो वो मैक्सिमम 2 साल में हो जाना चाहिए। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए, अब डबल कर लीजिए। भ्रष्टाचार का निपटारा 2 साल के अंदर हो जाना चाहिए, अधिनियम 2018 कहता है, संशोधन अधिनियम। और जो अमेंडमेंट होते हैं वो जरूर आते हैं पेपर में, जितने भी अमेंडमेंट होते हैं आप याद कर लीजिए। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के ये प्रावधान आपको याद होने चाहिए। ये सारे प्रावधान जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे बिल्कुल खोल के ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। सबसे जरूरी प्रावधान यही है कि रिश्वत लेना देना और उम्मीद करना सारे, ठीक है। सजा जो है वो 3 से 7 साल कर दी गई है, आदतन को 10 साल की कर दी गई है, ठीक है। सिविल सर्वेंट के लिए 15 दिन का समय कर दिया गया है, उसको पहले बताएंगे। फिर भ्रष्टाचार से जो अदालत को जो निपटारा करना वो 2 साल में कर देना है। ये हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद जो है, इसके बाद आता है संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार जो लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो सिविल सर्वेंट को सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो देता आर्टिकल 311। ये याद रखने की चीज़ है। इसके बाद जो है निशान लगा लीजिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन, इसको डबल कर लीजिए। फिर है विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014, विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014, ठीक है। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? मैं प्रावधान की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कौन से प्रोविजन है, तो वो प्रावधान है सरकारी अधिकारी के साथ साथ कोई व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन विशल ब्लोअर हो सकता है। यानी कि विशल ब्लोअर अधिनियम 2014 क्या कहता है कि सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, ठीक है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई गैर सरकारी संगठन भी हो सकता है, ठीक है। और भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों के सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 भी लागू रहेगा। यानी कि भ्रष्टाचार का जो खुलासा करेगा, देखिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 जो है वो RTI के अंदर लागू नहीं रहता है, RTI ने उसको निरस्त कर दिया है। RTI जो है 2005 का जो एक्ट है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 जो हो वो लागू रहेगा। यानी कि जांच सक्षम अधिकारी को सिविल
न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई हैं साथ में, ठीक है। यानी कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले के लिए जो है वो इसको लागू रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो जांच अधिकारी है, जो जांच करने वाला अधिकारी है, उसको सिविल न्यायालय की, सिविल कोर्ट की जो शक्तियाँ वो दी गई है। फिर भ्रष्टाचार की जो जानकारी देने वाले लोग हैं, लोगों की सुरक्षा का प्रावधान है, ठीक है, उसकी उनकी सुरक्षा प्रावधान है। गलत जानकारी देने वाले के खिलाफ धन की व्यवस्था, ठीक है, गलत जानकारी देने के खिलाफ जो है वो धन लिखा हुआ है, ये दंड की व्यवस्था है, ठीक है, इसको दंड कर लेना, ठीक है। जानकारी देने वाले की पहचान जो वो गुप्त रखी जाएगी। देखो, जानकारी देने वाली पहचान भी गुप्त रखी गई है, उसको सिक्योरिटी भी रखी गई है, और साथ में जो है अगर गलत जानकारी देता तो उसको दंड की व्यवस्था भी की गई है। फिर कोई शिकायत नहीं देगा, ठीक है, क्या पता ना भी मिले। इसके बाद जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग में शिकायत करने का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके अंदर शिकायत करने का मैकेनिज्म क्या है वो देखिए, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, तो ये मैकेनिज्म जो है देखिए, ये है संबोधित पत्र, यानी कि कोई भी आप जो है एक पत्र लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या सीधे वेबसाइट पे जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। चिट्ठी लिखिए, ईमेल कीजिए, या कोई सीधे वेबसाइट पे जाइए, आप डायरेक्ट जानकारी दे दीजिए, ठीक है। CVC में शिकायत हो जाएगी। पहली बार ओम्बुड्समैन संस्था कहाँ पर स्थापित हुई थी, ठीक है। ओम्बुड्समैन संस्था कहाँ पे बनी थी? ओम्बुड्समैन बनी थी 1809 में, स्वीडन में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। इसके बाद जो है भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए पहली बार सिफारिश किसने की थी? लोकपाल की नियुक्ति पहली बार किसने सिफारिश की थी? भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, ठीक है। और लोकपाल शब्द किसने गढ़ा था? LM सिंघवी ने। और लोकपाल के लिए संसद में पहली बार किसने बात की थी? वो की थी अशोक कुमार सेन ने। कब? 1960 में। अशोक कुमार सेन ने 1960 में। याद रख लीजिए मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ। LM सिंघवी ने जो है वो लोकपाल लोकायुक्त वर्ड जो है वो फाइंड आउट किया था LM सिंघवी ने। और भारत में जो है 1960 में पहली बार, सबसे पहले संसद में किसने प्रस्ताव रखा लोकपाल लोकायुक्त नामक जैसी संस्था रखने का? वो रखा था अशोक कुमार सेन ने, ठीक है, सांसद थे हमारे, ठीक है। और पहली बार मतलब कि भारतीय जो लोकपाल की नियुक्ति जो है उसकी नियुक्ति के लिए पहली बार सिफारिश किसने की थी? वो की थी फर्स्ट ARC, ठीक है, ARC फर्स्ट। तो फर्स्ट ARC ने जो है वो इसकी सिफारिश की थी 1966 में, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेनी है, ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैंने बताए हैं आपको भी, ठीक है, तो इसको निशान कर लीजिए। लोकपाल अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान क्या है? अधिनियम 2013, लोकपाल अधिनियम 2013 जो लाया गया था उसके प्रावधान क्या हैं? पहला चीज़, लोकपाल खोजबीन समिति की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2013 में लोकपाल खोजबीन समिति बनाई जाएगी। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन व सदस्यों की संख्या जो वो 5 वर्ष से 70 वर्ष, यानी कि जो लोकपाल बनेगा या लोकपाल के साथ जो लोग काम करेंगे उनकी जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक आयु होगी। एक अध्यक्ष में मतलब कि एक अध्यक्ष में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, मतलब कि एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि अध्यक्ष समेत 8 लोग हो सकते हैं इसकी पूरी की पूरी कमेटी के अंदर। फिर अधिनियम लागू होने के बाद जो हो सभी राज्यों को 1 साल के अंदर लोकायुक्त जो है वो नियुक्त कर देने हैं अपने, ठीक है, 1 साल के अंदर लोकायुक्त नियुक्त हो जाने चाहिए। एक चयन समिति होगी जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के, देखिए इसके अंदर ये आपको खुद ही पढ़ लेने हैं कि एक चयन समिति होगी, एक चयन समिति यानी कि चयन करने वाली समिति होगी, इसको नोट करो एक बार अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि एक जो है वो एक चयन समिति होगी जिसके अंदर कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नामित कोई सुप्रीम कोर्ट का दूसरा कोई न्यायाधीश, ठीक है, जस्टिस, ठीक है। विदेशों से 10 लाख से अधिक का दान देने वाली संस्थाएं जो वो इसके अंतर्गत आएंगी। विदेशों से 10 लाख से अधिक का अगर कोई दान देता है तो वो इसके अंतर्गत आएंगी जांच के मामले में। तो कुल मिलाकर के क्या क्या समितियां हैं? लोकपाल खोजबीन समिति, 5 से 10 70 वर्ष तक का कार्यकाल, 1 साल के अंदर राज्यों को इसे लागू करना होगा,
ठीक है, अधिकतम एक अध्यक्ष और उसमें अधिकतम 8 सदस्य, टोटल अधिकतम 8 सदस्य। तो ठीक है, ये आपको जानकारी रखें। एक अध्यक्ष के साथ में जो है 1+8, 1+8, ये आपको ध्यान रखना है। 8 भी जो होंगे उसमें जो है 4 तो होते हैं जुडिशियल से, ठीक है, जुडिशियल से रिलेटेड होते हैं, और 4 होते हैं जो वो होते हैं नॉन जुडिशियल, ठीक है, नॉन जुडिशियल होते हैं 4, ठीक है। और इसमें जो है वो लगभग 50% महिलाएं होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जो है इसको बनाया गया है। भारत का पहला लोकपाल कौन बना है? भारत का पहला लोकपाल किसे बनाया गया? तो भारत का पहला लोकपाल बनाया गया है मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने हैं पहले? पिनाकी चंद्र घोष, इनको याद रखना है। पहले 2019 में बनाए गए हैं पिनाकी चंद्र घोष। लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, 1971 में। लोकायुक्त का गठन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? 1971 में महाराष्ट्र में। याद रखने की बात है, ठीक है। राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्यों के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। सेंटर में कौन करता है? सेंटर में करता है राष्ट्रपति। तो लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? 1 जनवरी 2014 को। राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को जो है वो फाइनली मंजूरी दे दी थी। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने किस प्लेटफॉर्म को विकसित किया? यानी कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए सरकार ने किस प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है? वो किया है प्रगति, यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद सरकारी नीतियों की मॉनिटरिंग के लिए नीति आयोग ने किस टीम का गठन किया? यानी कि सरकारी नीतियों की मॉनिटरिंग करनी है, कौन सी टीम काम करेगी? वहाँ पे करेगी डीएमओ, यानी कि डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। इसके बाद है चुनाव में सिंक्रोनाइजेशन नीति आयोग किस चुनाव में प्रयोग करना चाहता है? यानी कि चुनाव में सिंक्रोनाइजेशन की नीति, ये भी याद रखने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो अभी हमने डिस्कशन में ली हैं, ठीक है। जितनी भी बातें हुई हैं अभी, जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। चुनाव में सिंक्रोनाइजेशन की नीति को मतलब सिंक्रोनाइजेशन को नीति आयोग किस चुनाव में प्रयोग करना चाहता है? 2024 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन की नीति जो है 2024 के चुनाव में यूज़ की जा सकती है। नीति आयोग ने ये सलाह दे दी है, ठीक है। किस बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड सीमा को 2000 कर दिया गया? इलेक्टोरल बॉन्ड सीमा 2000 कर दी गई। कौन से बजट में? 2017-18 के बजट में, ठीक है। करप्शन कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं ये चीज़ें। फिर है जैसे कि ये चीज़ें दी गई हैं। एक क्वेश्चन बनाया है, मैं नहीं बनाया था ये क्वेश्चन, की कथन और कारण दोनों का क्वेश्चन है। वर्ष 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना भारत में शासन की ओर पहला कदम है। देखिए, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, अच्छे से देखिए। देखिए कथन क्या दिया गया है पहला? वर्ष 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना भारत में शासन की ओर पहला कदम था, ठीक है। भारत में शासन की ओर पहला कदम था। कारण क्या है? इसने सूचना और इसके संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। इस कारण से, ठीक है, ये पहला कदम था। क्यों कदम था पहला? क्या कारण था? कारण इसलिए था कि इसने सूचना और उसके संप्रेषण, यानी कि सूचना और उस सूचना को पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। तो ये जो ए और आर दो हैं, ये मतलब कि ये ए भाग है, ये आर भाग है, तो ये ए और आर जो हैं दोनों सही हैं, ठीक है। और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ये आपको क्वेश्चन याद कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 1977 में जो है राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय सूचना केंद्र बनाया गया 1977 में। ये भारत में शासन की ओर, यानी कि गवर्नेंस की तरफ पहला कदम था, ठीक है। इसने सूचना और उसके संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब भारत में निकटे, NICNET, निकनेट, ठीक है, निकनेट जो है,
निकनेट की शुरुआत की गई? निकनेट हुआ था 1987 में शुरू। गवर्नेंस के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए निशान। सूचना प्रौद्योगिकी और सुख के विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल कब गठित किया गया? ये किया गया 1998 में। और सूचना प्रौद्योगिकी और सुख के विकास पर राष्ट्रीय कार्यदल कब गठित किया गया? 1998 में। इसके बाद है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वर्तमान में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कब बना था? यानी कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको अब क्या कहा जाता है, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये कब बना था? 1999 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ की? राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ की? ठीक है, नेशनल पॉलिसी, नेशनल प्लानिंग, ठीक है, 18 मई 2006 को। ई गवर्नेंस के मतलब कि राष्ट्रीय योजना शासन के बारे में, ये राष्ट्रीय योजना शासन, इसको लिख लेना, राष्ट्रीय योजना शासन कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 18 मई 2006 को। ई गवर्नेंस के चरण क्या हैं? ई गवर्नेंस के कौन से स्टेप हैं? तो पहला स्टेप आता है कंप्यूटराइजेशन होनी चाहिए, फिर नेटवर्किंग होनी चाहिए, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये स्टेप है। तो पहला स्टेप है कंप्यूटराइजेशन, दूसरा है नेटवर्क जोड़ना, तीसरा है ऑनलाइन होना, चौथा है ऑनलाइन कम्युनिकेशन होना। ये इसके स्टेप है ई गवर्नेंस के। तो ई गवर्नेंस में प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ये भी एक क्वेश्चन है, प्रवेश प्रक्रिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट था। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन ई गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस से प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार होती है? ई गवर्नेंस में आपको एडमिट होना, वो कैसे होती है, कैसे होती है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से कर्मचारी, यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, और उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस, और उसके बाद गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये चारों चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, आपका नोट्स खोल के देखिए, चारों मिलेंगी आपको लिखी हुई, ठीक है। ये होती है इसकी प्रक्रिया, ई गवर्नेंस की प्रोसेस। इसके बाद है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कब शुरू हुई थी? 2006 में, बस ये याद जरूरी है करना, ठीक है। इसके बाद जो है तहसील शासन योजना को अवसंरचना के क्षेत्रफल कितने भागों में बांटा गया है? तहसील शासन योजना को अवसंरचना होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तहसील शासन योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रफल कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया 4 भागों में। ये है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, फिर है स्टेट डेटा सेंटर, सर्विस डिलीवरी गेटवे, कॉमन सर्विस सेंटर। चारों नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि चारों नाम आपको खुद लिख लेने हैं, इंग्लिश के अंदर लिखना है जिसको, ठीक है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, स्वान, याद आ गया। स्टेट डेटा सेंटर SDC। इसके बाद है सर्विस डिलीवरी गेटवे याद रखना है, सर्विस डिलीवरी SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मत समझ लेना, सर्विस डिलीवरी गेटवे, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर CSC। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, राज्यव्यापी चित्र नेटवर्क में किन क्षेत्रों को जोड़ने की बात की गई है? राज्यव्यापी चित्र नेटवर्क में किन क्षेत्रों को जोड़ने की बात की है? राज्य चित्र के मुख्यालय से लेकर ब्लॉक तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है, पता नहीं कहाँ से लिखा गया है, ठीक है। फिर है इसके बाद CSC केंद्रों को किसके अंदर स्थापित किया? CSC केंद्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। स्टेट डेटा सेंटर के अंतर्गत, ठीक है, स्टेट डेटा सेंटर, ठीक है, स्टेट डेटा सेंटर के अंतर्गत जो है इसको स्थापित किया जाएगा, CSC के अंदर जो बनाए गए थे, कॉमन सर्विस सेंटर। तो फिर कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी नहीं दिखता सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मंच के रूप में कार्य करना, ठीक है। ये हटाइए,
भारत के ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत तरीके से यानी कि सरकारी सेवाएं और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। हमने CSC जो हैं वो खोले गए हैं। ठीक है, वो इसीलिए खोले गए हैं कि हम जो है इनके ऊपर ध्यान दें, इसके लोगों के ऊपर, और लोग जो हैं वो सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे ई गवर्नेंस से रिलेटेड, सिटीजन चार्टर से रिलेटेड। ठीक है, और साथ में जो RTI से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हुए हैं। अभी आगे चलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के क्वेश्चंस को लेकर के, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन जो हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, अभी आपके 113 क्वेश्चन हुए हैं। अब आगे चलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल छोड़ना मत, बीच में चलते रहने चाहिए, देखते रहने हैं। ये आपके काम की क्लास है, एक ही क्लास में लगभग सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। फिर है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये बार बार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना ये हुई थी दिसंबर 2000 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद जो है, इस अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो गरीब लोगों को गेहूं व चावल क्रमशः 2 रुपये प्रति किलो तथा 3 रुपये प्रति किलो दिया गया। ठीक है, तो ये है अंत्योदय अन्न योजना के तहत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी एक्ट 10 सितंबर 2013 को। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किस प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। किस प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा, तो वो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS। ठीक है, इसके तहत दिया जाएगा। ये याद रखने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो हो गर्भवती महिलाओं को दूध पिलाने वाली महिलाओं को, ठीक है, कितनी मात्रा का लाभ दिया जाएगा, यानी कि 6,000 रुपये पर महिला दिया जाएगा। ठीक है, 6,000 रुपये जो है एक महिला को दिए जाएंगे, वो उसका मुआवजा मिलेगा। यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं उनको कितना लाभ दिया जाता है, वो 6,000 रुपये दिया जाता है 2013 के अंतर्गत। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किन योजनाओं को शामिल किया गया है। ये किया गया है जैसे मध्य भोजन योजना यानी मिड डे मील शुरू की गई, एकीकृत बाल विकास योजना की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसको शामिल किया गया। फिर योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, ये कब शुरू की गई थी। ठीक है, योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये एक इसके अंदर शामिल की। तो ये कुल मिलाकर के 3 योजनाएं जो हो इसके अंदर इंटीग्रेट कर दी गई हैं। फिर है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधान क्या हैं। ये है जो लाभार्थी है उसको प्रति परिवार 35 किलो अनाज प्राप्त करेंगे। अनाज की आपूर्ति न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, अधिनियम राज्य में जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना का प्रावधान करेगा, यानी कि जिला स्तर पे जो हो रिडर्सल मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा। इसके बाद जो है विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी कि मिड डे मील जो है, मिड डे मील योजना जो है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कब शुरू किया गया। प्राथमिक स्तर के लिए यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उनके लिए, वो है 2007 अक्टूबर में। ठीक है, केंद्र सरकार के मिशन मोड परियोजना में कौन से विषय शामिल किए गए हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट कौन से विषय हैं इसमें शामिल किए गए हैं। MCA 21, इनकम टैक्स, पासपोर्ट वीज़ा उत्तर प्रवास। ठीक है, फिर है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बैंकिंग, UID, ई कार्यालय बीमा। ठीक है, ये आपके इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मिशन मोड परियोजना जो ये कब शुरू की गई ये आपको सर्च करके देख लेना है, आपको कमेंट में करके बता दीजिए मुझे। फिर राज्य मिशन मोड परियोजना में कौन से विषय शामिल किए गए। राज्य मिशन मोड परियोजना में कौन से विषय शामिल किए गए हैं, ये किए गए भू अभिलेख, सड़क परिवहन, कृषि राजकोष, नगर पालिका, ई जिला, वाणिज्य कर, ग्राम पंचायत, रोजगार कार्यालय, पुलिस संपत्ति,
पुलिस और संपत्ति पंजीकरण। इसके बाद है एकीकृत मिशन मोड परियोजना में कौन से विषय शामिल किए गए। एकीकृत मिशन मोड परियोजना CMC, ई न्यायालय, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ई व्यापार, राष्ट्रीय सेवा सुपुर्दगी, गेटवे, ई ब्रिज, ई अधिप्राप्ति। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी चल रहे हैं। ग्राम संवाद ऐप एवं दिशा पोर्टल कब लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2017 में। बिल्कुल करंट का क्वेश्चन बनता है। ग्राम संवाद ऐप एवं दिशा पोर्टल कब लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2017 में। उमंग का सही अर्थ क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, उमंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। उमंग एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था। उमंग एप्लीकेशन नवंबर 2017, याद रखने की चीज़ है। उमंग ऐप को किसने तैयार किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस, दोनों ने मिलकर तैयार किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है उमंग ऐप का। उमंग ऐप का उद्देश्य जो है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। ठीक है, ये वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक ये ग्राम संवाद ऐप वाला और उमंग वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेने हैं। फिर डिजिटल इंडिया पहल की दिशा में और सरकार की सारी सुविधाओं को एक जगह लाने हेतु एक बड़ी शुरुआत। ठीक है, उमंग ऐप का उद्देश्य है कि डिजिटल इंडिया पहल की दिशा में सरकार की सारी सुविधाओं को एक जगह पर लाने की बड़ी शुरुआत थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के क्या लक्ष्य थे। ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया उसके क्या लक्ष्य हैं। ठीक है, तो उसके लक्ष्य हैं सभी को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ना, ब्रॉडबैंड, हाईवे, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ई गवर्नेंस तकनीकी माध्यम से प्रशासनिक सुधार, सभी के लिए सूचना उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण। ठीक है, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, समय पर फसल कटाई कार्यक्रम का संचालन। ये सारे काम जो हैं ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लिए गए हैं, याद रखने की चीज़ें हैं। ठीक है, ग्राम संवाद ऐप की क्या उद्देश्य है। ग्राम संवाद ऐप जो 2017 में शुरू किया गया था, ग्राम स्तर पर सरकारी योजनाओं की निगरानी। ठीक है, किसानों को सीधे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जोड़ना, सरकारी योजना को जिले स्तर पर लागू करना। इसके बाद जो भूमि परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। भूमि परियोजना कर्नाटक राज्य द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में। भूमि परियोजना आपको पढ़ाया भी था, भूमि परियोजना किसने शुरू की है, कर्नाटक ने। ज्ञानदूत सेवा प्रणाली किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ठीक है, ये मध्य प्रदेश द्वारा, ये भी आपको बताया गया था, आपके नोट्स में आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, उसके बाद है लोकवाणी परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा। फिर है फ्रेंड्स परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, ये केरल में शुरू की गई है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये अधिनियम जो है प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो 2002 के तहत 2003 में गठन किया गया था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक है, फिर कुछ दबाव समूह के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। दबाव समूह, ये क्वेश्चन आप छोड़ना चाहे छोड़ सकते, पढ़ना चाहे पढ़ सकते, मैं इनको नहीं करवा रहा हूँ, ये आपके नहीं आते हैं। व्यापार संघ, ये भी नहीं है आपके लिए जरूरी। इसमें से कुछ चीज़ें जरूरी हैं। औपचारिक व्यापार संघ 2018 मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, भारत का पहला औपचारिक व्यापारिक संघ था 2018 में, मद्रास लेबर यूनियन था। 1926 में जो है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया था। ये हैं कुछ चीज़ें। NG रंगा किस किसान संगठन के से जुड़े हुए। NG रंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। NG रंगा किस किसान संगठन से जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले महासचिव। केरल स्टेट एग्रीकल्चर लेबर्स यूनियन का गठन कब किया गया। केरल स्टेट एग्रीकल्चर लेबर यूनियन 1939 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का गठन कब किया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 1999 में। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स का गठन 1976 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इस संगठन को PUCL नाम दिया था, PUCL। ठीक है, PUCL ये। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने 1976 में। फिर भारत में मंत्रियों के लिए आचार संहिता कब अपनाई गई। मंत्रियों के लिए आचार संहिता 1964 में पहली बार। जनप्रति संशोधन विधेयक 2017 में नए प्रावधान को लागू करता है। ये करता है ओवरसीज वोटर को स्वयं या प्रोक्सी द्वारा वोट करवाना, यानी कि ओवरसीज वोटर भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान किया गया अमेंडमेंट के अंदर, जनप्रतिनिधि अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 में। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल और मतदाता हेल्पलाइन ऐप का अनावरण किसने किया। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, याद रखना है। ठीक है,
किसने किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने 1 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में। ये देखिए आपका जो इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म है उसके क्वेश्चन हैं ये। फिर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल और मतदाता हेल्पलाइन ऐप का अनावरण इस प्रोग्राम के अवसर पर किया गया। किस प्रोग्राम के अवसर पर किया गया? इलेक्ट इलेक्ट्स इलेक्टर्स इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम था, इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम इसके तहत। ठीक है, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम कब से कब तक चला था? 3 सितंबर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 तक। ईपीआईसी की फुल फॉर्म क्या? ईपीआईसी इलेक्टोरल फोटो आईडी, याद रखनी है, इलेक्टोरल फोटो आईडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मनरेगा, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मनरेगा के क्वेश्चन पे चलते हैं। मनरेगा क्या कहता है? मनरेगा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। कब पारित किया गया? जून 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कब पारित हुआ? 2005 में। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश से 2 फरवरी 2006। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, जनरली हम कर लेते हैं इनको याद, लेकिन फिर भी हमारे लिए ज़रूरी इसलिए हो जाते हैं कि हम जो है अभी बिल्कुल करंट में एग्जाम है तो भूल जाते हैं कई बार, तो इसलिए इनको जरूरी है याद करना। ठीक है, आगे है कि नरेगा योजना का प्रथम चरण कितने जिलों में लागू किया गया? 200 जिलों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चरण जो है, फर्स्ट चरण जो 200 जिलों में नरेगा योजना। दूसरे चरण में कितने जिले शामिल हुए? 130 जिले, यानी कि कुल मिला के दूसरे चरण तक कितने जिले हो गए थे? 330 जिले। ठीक है, नरेगा का तीसरा चरण शुरू होता, तीसरे चरण में कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2008 से, और इसको कंप्लीट जिलों में लागू कर दिया गया, देश के हर एक जिले में। नरेगा नाम बदल करके मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा कब किया गया नाम? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, मनरेगा के तहत एक व्यक्ति को कितने साल के लिए वैध रोजगार कार्ड प्रदान करवाया जाता है? यानी कि एक व्यक्ति को जो है कितने साल तक रोजगार मिलेगा? 100 दिन पर ईयर, वो होता है 5 साल तक, या 5 साल तक जो है सरकार से काम मांग सकते हैं। ठीक है, मनरेगा के तहत भुगतान राशि का मजदूरी सामग्री अनुपात क्या है? वो है 6 अनुपात। यानी कि यहाँ पे भुगतान राशि कैसे होगी? 60 तो करेगी सेंटर, ठीक है, मतलब कि 60 होगा सेंटर का हिस्सा और 40 होगा जो वो है स्टेट का हिस्सा। इस तरीके से मजदूरी सामग्री अनुपात क्या है? मजदूरी के लिए जो सामग्री देनी है उसका अनुपात वो ये होगा। ठीक है, इसके बाद मनरेगा के तहत जो हो केंद्र राज्य का भुगतान राशि अनुपात क्या है? वो भी 60-40 है। ठीक है, इसके बाद है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले केंद्र राज्य राशि भुगतान अनुपात क्या है? वो है 90:10। ठीक है, यानी कि 90:10 में जो है वो अन्य राज्यों को जो है, मतलब कि जो विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनको। ठीक है, मनरेगा के मुख्य प्रावधान क्या है? पहले मुख्य प्रावधान देख लीजिए, काफ़ी कई कई प्रावधान है। संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि पूरे ग्राम, संपूर्ण ग्राम यानी कि सभी गाँव के अंदर रोजगार देने की योजना। दूसरा, कार्य के लिए राष्ट्रीय अनाज योजना को इसमें इसमें भी लेकर दिया गया है। ठीक है, अनाज योजना को भी इसमें शामिल किया। केंद्र छतरपुर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है, और प्रत्येक राज्य द्वारा स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई है। ठीक है, जिला छतरपुर पंचायत सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। ठीक है, फिर है सरकार ब्लॉक क्षेत्र का प्रोग्राम ऑफिसर की नियुक्ति करती है। इस स्कीम का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि ग्राम पंचायत इसका क्रियान्वयन करती है मनरेगा का। ठीक है, फिर है परिवार लाभ प्राप्त इकाई रखा है, मतलब कि परिवार को जो है वो लाभ प्राप्त करने वाली इकाई रखा गया है, यानी कि परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार। तो यह योजना जो है रोजगार पाने के कानूनी अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार देती है, रोजगार का, काम का कानूनी अधिकार। ठीक है, इसके रूप में शुरू की। मनरेगा के अंतर्गत कृषि कानूनों को कृषि मजदूरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि कृषि के अंदर जो मजदूरी करेंगे उनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन कब शुरू किया गया? ये किया गया था जून 2011 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2011 में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर है नवंबर 2015 में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब याद रख लेना, दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में शुरू की गई। किसका नाम बदल करके? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन का नाम बदल करके। ठीक है, फिर है दीनदयाल अंत्योदय योजना को सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है विश्व बैंक से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनदयाल अंत्योदय योजना कहाँ से राशि प्राप्त होती है? विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से इसको। फिर है कुछ महिला के न्याय संबंधित मामलों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपके। हमने एक एक चीज़ को अलग अलग वेरीफाई करने की कोशिश की कि कहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन देखिए, महिला न्याय से संबंधित प्रमुख अधिनियम क्या है?
बाल विवाह निरोध संशोधन अधिनियम 2006 याद रखने की चीज़ है। कारखाना संशोधन अधिनियम 1976 महिलाओं से रिलेटेड। समान परिश्रम अधिनियम 1976 समान काम के लिए समान परिश्रम। दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 महिला एवं लड़कियों की अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956। अनैतिक तस्करी संशोधन अधिनियम 2006, ठीक है। अनैतिक तस्करी ये बदल दिया गया है कानून संशोधन 2006 में। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 यानी कि फैमिली कोर्ट के बारे में। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 है। सरोगेसी विनियम विधेयक 2020 सरोगेसी विनियम विधेयक 2020 ये वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि करंट की बात है तो आपको याद रखना जरूरी है। ये सारे के सारे आपको जुबानी याद होने चाहिए, इनमें से कोई चीज़ आपको भूलनी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रति महिला सशक्तिकरण मिशन कब शुरू किया गया, ठीक है। महिला सशक्तिकरण मिशन जो है वो 2010 में शुरू होता है। जेंडर बजट को संस्थागत रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा। जेंडर बजट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेंडर बजट भारत ने इसको मान्यता दी है सबसे पहले। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं से संबंधित प्रथम सम्मेलन कब शुरू किया आयोजित करवाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिए कब सम्मेलन आयोजित किया 1975 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं से संबंधित सम्मेलन कब आयोजित किए गए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में, 1980 में, 1985 में, 1995 में, ठीक है। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के मुद्दों को लेकर के सम्मेलन आयोजित करवाए हैं। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि अब ये क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए बात ये है क्वेश्चन गवर्नेंस के अंदर कहाँ से आता है कैसे आता है हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन हम करवा सकते हैं जहाँ तक संभावना कि कहाँ तक पढ़ना चाहिए वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और हम एलिनेशन सीख जाते हैं, ठीक है। तो एलिनेशन अगर हम सीख गए तो हम जो है क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी से पहुंच जाएंगे वहां तक, ठीक है। तो भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से लिंग संवेदनशीलता पर बल देना शुरू किया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंदर जो है वो लिंग संवेदनशीलता पर जोर दिया गया, तो वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में, ठीक है। इसके बाद महिलाओं हेतु विभिन्न योजनाओं की निगरानी की संकल्पना को मूर्त रूप किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। महिलाओं हेतु विभिन्न योजनाओं की निगरानी की संकल्पना को मूर्त रूप, ठीक है, वो दिया गया 1997 से 2002 के बीच में 9वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर है जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ की स्थापना कब की गई 8 मार्च 2007 को। जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ 8 मार्च 2005 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू हुआ 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कौन से मंत्रालय काम करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 3 मंत्रालय काम करते हैं, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेंडर बजटिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे ये जेंडर बजटिंग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने चरणों में लागू किया था। क्या एक ही बार में लागू, नहीं 3 चरणों में लागू हुई थी। प्रथम चरण में 100 जिले लिए, दूसरे चरण में 61 जिले, तीसरे चरण में 8 तीसरा चरण 8 मार्च 2018 से देश भर में 640 जिलों में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पहला चरण शुरू होता है 22 जनवरी 2015 से और आखिरी चरण शुरू होता है 8 मार्च 2018 से। तो बीच वाला चरण जो है सेकंड चरण जो है सेकंड जो फेज था, सेकंड फेज आपको मुझे कमेंट करके बताना है कब शुरू हुआ था। फिर पोक्सो अधिनियम कब पारित किया गया था 2012 में, ठीक है, पोक्सो अधिनियम। उसके बाद है भारत में बच्चों की सुरक्षा अनुच्छेद 21 के और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुए, ठीक है। भारत में बच्चों की सुरक्षा के संबंधित कुछ कानून हैं, तो ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुए 1 अप्रैल 2010, यानी कि अनुच्छेद 21 के अंदर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है वो 1 अप्रैल 2010 से जो है वो शुरू हो गया। लेकिन आर्टिकल इसको कब शुरू किया गया था, इसको शुरू कर दिया गया था 86th अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान का 2002 में। उसके अंदर जो है 21A उस आर्टिकल के अंदर जो है हमने शिक्षा के अधिकार को जो है वो लागू कर दिया था एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कब से लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। आया कब था RTE एक्ट 2009 में, लागू होता 2010 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान क्या है, देखिए आ गया ना 2009 के। तो ये हैं प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा अधिकार, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा अधिकार,
प्रदेश सरकार 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। सरकार और माता पिता दोनों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। शिक्षकों की औसत संख्या की बजाय तार्किक ढंग से शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान, यानी कि क्या था प्रावधान, क्या था प्राइमरी लेवल पे था 30:1 और अपर प्राइमरी लेवल पे 35:1, ये याद रखना है आपको, ठीक है। फिर है पोक्सो ई बॉक्स की शुरुआत कब की गई थी, ये अगस्त 2016 में, पोक्सो ई बॉक्स अगस्त 2016 में। फिर बंधुआ मजदूर व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम कब शुरू किया गया, ये 1976 में, ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रव्यापी नंद घर योजना कब शुरू की गई, राष्ट्रव्यापी नंद घर योजना ये शुरू की गई 24 जून 2015 को, ठीक है। याद रखने की चीज़ें हैं। फिर बाल संरक्षण नीति आएगा ये, ठीक है। बाल संरक्षण नीति जो है 2018 का प्रारूप किसने तैयार किया, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है। इसके बाद है बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कब और किस मंत्रालय ने शुरू की, राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, मेन एरियाज कौन से हैं, ठीक है, वो हैं अस्तित्व, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और विकास, संरक्षण और भागीदारी। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये कब शुरू की गई, 3 दिसंबर 2014 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 30 नवंबर 2016 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने का आधार क्या रखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011, ठीक है, ये आधार रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना में, ठीक है। इसके अंदर साथ में जो है एक कमेटी का और जो है आरबीएस वाले जो हैं, आरबीएस पूरा नाम बताना है आपको मुझे, आरबीएस आपको क्वेश्चन में पढ़ाया गया था। आरबीएस वाले जो हैं 2008 में जो थे उनको भी शामिल किया गया है इसके अंदर, सामाजिक योजना के अंदर, ठीक है। गरीबी रेखा निर्धारण के लिए कौन सी कमेटियों का निर्माण किया गया है, गरीबी रेखा निर्धारण के लिए कौन सी कमेटी, सचिन तेंदुलकर कमेटी, और सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सचिन नहीं है ये, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2011, ठीक है। सी रंगराजन कमेटी 2014, ये वही कमेटियां हैं जिसने ये कहा था, सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा था कि जो 27 रुपये कमाता है वो गांव में, जो 27 रुपये कमाता है पर डे वो गरीब नहीं है, जो शहर में 33 कमाता है वो गरीब नहीं है। रंगराजन कमेटी ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया था, इसने 35 कर दिया था और 40 कर दिया था, इतना ही फर्क हुआ था, कोई फर्क नहीं था। फिर सोशो इकोनॉमिक कोस्ट सेंसन कब तैयार किया गया, सोशो इकोनॉमिक कोस्ट सेंसन कब तैयार किया गया, 2015 में। फिर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, ये भी याद रखना है, सोशो इकोनॉमिक कोस्ट सेंसन 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब शुरू किया गया है, 2022 में, ठीक है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन को किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया था, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जल शक्ति मंत्रालय 2019 में जो है दोबारा से एक और इसके अंदर जो जल जीवन मिशन शुरू किया गया वो आपको मुझे बताना क्या है, जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया है, ठीक है। जल जीवन मिशन के बारे में आपको मुझे बताना है, ठीक है। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन के कितने चरणों में लाया गया था, 2 चरणों में। प्रथम चरण 2014 से 2019, सेकंड चरण 2020 से 2025, ठीक है। तो शुरू हो गया दूसरा भी। पंचायत पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, पंचायत पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 24 अप्रैल को दिया जाता है, ठीक है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस होता है इसलिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू की गई, 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मुख्य प्रावधान क्या है, 50 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव को सड़क से जोड़ा जाए। 500 से ज़्यादा की आबादी, यानी कि 500 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव को सड़क से जोड़ा जाए। और एसटी एरियाज और पहाड़ी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया उसको, और पहाड़ी एरिया तथा मरु क्षेत्र जो है, ठीक है, उसके 200 से ज़्यादा आबादी वाले गाँव को इसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। फिर भारतमाला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है, 31 जुलाई 2015, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भारतमाला कार्यक्रम के तहत कितनी लंबाई जो है वो सड़कों की बढ़ाई जाएगी, वो है 34,800 किलोमीटर, ठीक है। सड़कें जो हैं 34,800 किलोमीटर जो हैं वो नई सड़कें बनाई जाएंगी, इतने किलोमीटर की सड़कें बनेगी। जन सूचना पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, राजस्थान राज्य, 13 दिसंबर 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर जन सूचना पोर्टल आरटीआई की किस धारा के अनुसार खोला जाता है, जन सूचना पोर्टल आरटीआई कौन सी धारा है जो जन सूचना पोर्टल खोलने की बात करती है, वो है धारा नंबर 4। फिर स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के क्या प्रावधान है, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के क्या प्रावधान है, ये है SC ST और महिलाओं के लिए चलाई गई योजना है स्टैंड अप इंडिया, SC ST और महिलाओं के लिए, और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जो है वो लोन देती है 7 साल के लिए। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम को कब शुरू किया गया है, ये किया गया 5 अप्रैल 2016 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने की चीज़ है, ठीक है।
अटल पेंशन योजना के मुख्य प्रावधान क्या है? असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केंद्रित, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके ऊपर केंद्रित, जिसके अंदर जो है मजदूर आते हैं। 60 वर्ष के पश्चात जो है 1,000 प्रतिमाह पेंशन देगी और 18 से 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं व्यक्ति। यानी कि आवेदन क्या है, 18 से 40 वर्ष तक आप आवेदन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रवासी मजदूर आते हैं आपके, ठीक है, माइग्रेंट जिसको आप बोलते हैं, माइग्रेंट वर्कर आते हैं, SC ST जाते हैं, महिलाएं आती हैं, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। फिर अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई है? ये 9 मई 2015 को शुरू की गई है। कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, वो देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। समावेशी विकास का लक्ष्य जो है किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया है? 11वीं और पंचवर्षीय, 11वीं और 12वीं समावेशी इनोवेटिव, ठीक है, इनोवेटिव डेवलपमेंट जो है उसकी बात की गई 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में उदारीकरण की नीतियाँ कब आई? 1991 में। विकास के प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक आपकी समृद्धि होनी चाहिए। फिर मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? मानव विकास सूचकांक, ध्यान रखें, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने शुरू किया? पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक्स्ट हैं महबूब उल हक और भारत के इकोनॉमिक्स्ट हैं अमर्त्य सेन, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स्ट हैं अमर्त्य सेन, ठीक है। इन्होंने दोनों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वावधान में किया है, उनके साथ मिलकर के किया है, ठीक है, महबूब उल हक और अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों ने। फिर आर्थिक विकास निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई है, चाहे वह निर्धनता से किसी भी रूप में क्यों न हो, या कथन किसका? यानी कि आर्थिक विकास निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई है, ठीक है। तो वो गरीबी चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो ये किसने कहा है? ये कहा महबूब उल हक ने। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 189 देशों में 131वीं। आपको बतानी है कमेंट करके 2021 वाली रैंक क्या थी भारत की, ठीक है, 2021 की और 2022 की दोनों बता देनी है। मानव विकास सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले देश कौन से हैं? मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर कौन से देश हैं? वो हैं नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। मानव विकास सूचकांक के अंदर टॉप के 5 देश याद कर लीजिए, ठीक है। सबसे नीचे वाला देश भी याद कर लीजिए, युगांडा वगैरह मिलेगा आपको, और टॉप की ये हैं ही आपके सामने। इसके बाद वित्तीय समावेशन को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? यानी कि फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? रंगराजन समिति, ठीक है, रंगराजन समिति 2014, ठीक है। इसके बाद है नचिकेता मोर समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी? नचिकेता मोर समिति 1 जनवरी 2016 तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम 15 मिनट की दूरी पर पैसे निकलवाने की सुविधा होनी चाहिए। जमा व भुगतान की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, जमा करने की और भुगतान की। कम आय वाले परिवारों हेतु विशेष बैंक का सुझाव। ऋण, कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी और कर्ज माफी की समाप्ति की सिफारिश की। सब्सिडी जाकर जहां भी सीधे खाते में पहुंचे, ठीक है, सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ये बात जो है ये नचिकेता मोर समिति 2016 में की गई थी। जनधन खाता योजना इसी के तहत आई हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के लक्ष्य क्या थे? लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनरुद्धार करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या थे? 1956 से 61 तक के। ये भारी रोजगार के लिए बात थी, रोजगार अवसरों को सृजन करना और वृद्धि आय संपत्ति और क्षमता में वृद्धि करना। अभी आपकी जो सेकंड यूनिट शुरू हो चुकी है, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, सारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो है मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना है आप जो है उनको देख पाएंगे वहाँ पे। 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में मैंने उसको डिटेल में बताया है, और आज की जो शाम की क्लास होगी उसी क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाली हैं, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजना वाले जो क्वेश्चन है मैं इनको छोड़ रहा हूँ 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के, ठीक है। आगे चलते हैं सीधे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? यहीं पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? 2005 में हुई थी, ठीक है। NHRM की यह 7 साल के लिए योजना थी। इसको दोबारा बढ़ाया गया, एक बार 5 साल के लिए और दूसरी बार 2 साल के लिए। मतलब कि 2005 में शुरू हुई 7 साल के लिए, 2012 तक, 2012 में फिर बढ़ाया 2017 तक, 2017 में 2 साल के लिए और बढ़ाया, 2019 तक कर दिया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के मुख्य बिंदु क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के मेन पॉइंट्स क्या हैं? यह 20 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना करने वाले प्रस्ताव की मंजूरी। 73 नए मेडिकल कॉलेजों का विकास किया जाएगा। नए AIMS का निर्माण किया जाएगा और खर्च केंद्र सरकार द्वारा, मतलब कि जितना भी खर्च आएगा वो केंद्र सरकार इसको देखेगी। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाएगी? 2017। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
2002 में अपनाई गई थी और अब 15 साल बाद 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोबारा से अपनाई गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के मुख्य बिंदु क्या है, ये याद रखने की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन स्वास्थ्य व जीडीपी का 2.5%, 2.5% तक, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा, ये बोलते हुए लिखे गए ही, 2.5% तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, 2020 तक जो है राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, वो 8% से ज़्यादा वहन जो है वो, ठीक है, 2020 तक राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में 8% से ज़्यादा करना है खर्च को। ठीक है, यह निधि जो है किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बिना बेहतरीन गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में बात करती है। फिर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67.5 तक वर्ष तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है और 2025 तक 70 वर्ष करने की बात की गई है, यानी कि 67.5 से बढ़ा करके कब कितनी करने की कोशिश की गई है, 70 तक। ये आपको पढ़ाया गया था, आया भी था आपके। ठीक है, इसमें पीपीपी मॉडल पर कार्यक्रम जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इसमें लागू की गई है। फिर 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की, सामान्य समीक्षा मिशन, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन रिपोर्ट प्रेजेंट की है। विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसमें परिवार नियोजन को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया गया, परिवार नियोजन को, तो भारत ने जो है वो परिवार नियोजन को शुरू किया है। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1952 में। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय परिवार नियोजन 1952 में। परिवार नियोजन विभाग कब सर्जित किया गया, 1966 में, ये डिपार्टमेंट बनाया गया। भारत की नई जनसंख्या नीति कब शुरू की गई थी, 15 फरवरी 2000 को, जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को, अब 2026 में कह रहे हैं दोबारा होगी। ठीक है, सतीश जनसंख्या की प्राप्ति, क्या लिख दिया ये, सस्टेन जनसंख्या प्राप्ति के लिए जो है लक्ष्य को बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया गया है। ठीक है, 2070 से 2045 तक। ठीक है, कि हमें जो है जनसंख्या को कंट्रोल करना है, तो वो 2070 से तक, ठीक है, पहले 2045 थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान, ये आप लोग जो हैं, ये आपको मैंने बता दिए हैं, ये आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं, यहीं पे आपको रोक करके देख लेना बेशक। ठीक है, इसको देख लेना, ये आपको पढ़ा रखें सारी चीज़ें। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता मैं। फिर नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या मतलब है, 8वीं कक्षा तक बच्चे को फेल होने पर भी अगली कक्षा में भेज देना, यानी कि 8वीं में फेल हो गया तो आगे भी भेज दिया जाएगा। नो डिटेंशन ये था। ठीक है, तो डिटेंशन पॉलिसी सरकार के ऊपर छोड़ दी गई है। अब 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको अब हटा दिया गया, नो डिटेंशन अब नहीं रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम संशोधन अधिनियम 2017 कब पारित किया गया, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम संशोधन 2017 कब पारित किया गया, जनवरी 2019 में राज्यसभा में पारित हो गया और लोकसभा इसे जुलाई 2000 में पारित कर चुकी थी। भारत में शिक्षा पर पहली नीति कब बनाई गई थी, 1968 में। 1968 में भारत में शिक्षा पर पहली नीति बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति कब मिली है, ये मिली है 29 जुलाई 2020 को। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो है वो एक नया मॉडल शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया 5333। ठीक है, ये वाला मॉडल ECCC प्रणाली लागू की गई है, ये दो चीज़ें, ठीक है, आपको याद रखनी। फिर है इसके बाद फूड हंगर और पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं वो क्या है। तो इसमें है कि भारत सरकार ने किस वर्ष को टीकाकरण वर्ष घोषित किया, 2012 को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष को विस्तारित टीकाकरण अथवा प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया, 1974। भारत ने किस वर्ष को विस्तारित टीकाकरण अथवा प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया, 1978 को। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, 2005। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस वर्ष स्मॉल पॉक्स से मुक्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1977 में। स्मॉल पॉक्स से मुक्त भारत को 1977 में। ठीक है, बच्चों के लिए कार्यवाही की राष्ट्रीय योजना के क्या उद्देश्य हैं, बच्चों के मतलब कि बच्चों के लिए कार्यवाही की राष्ट्रीय योजना, तो बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, पंजीयन अनुमति में वृद्धि करना, स्कूली शिक्षा को बीच में छोड़ने की दर में कमी करना, प्रारंभिक शिक्षा में व्यापक स्तर पर लागू करने की प्रतिरक्षण क्षेत्र में विस्तार के लक्ष्य। फिर अध्ययन के गुणात्मक पहलू को नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं, ये किए हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, फिर है समेकित बाल विकास, ठीक है, दोपहर भोजन कार्यक्रम, ये शुरू किए गए हैं। फिर इसके बाद जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तैयार किस लिए किया गया था, मतलब वो इसलिए क्या है कि अभाव की स्थिति में खाद्यान्नों का प्रबंध करने के लिए और उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए। ठीक है, फिर है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कब शुरू की गई थी, 1997 में। समेकित बाल विकास सेवा कब शुरू की गई, 1975 में। समेकित बाल विकास सेवा को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था,
ये था कि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है। छोटे बच्चों को पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधाएं एकीकृत रूप से पहुंचाता है। इस कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और माताओं को, दूध पिलाने वाली माताओं को भी सम्मिलित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो समेकित बाल विकास केंद्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जो 1975 में शुरू की गई थी। मिड डे मील परियोजना कब शुरू की गई? 15 अगस्त 1995। पका हुआ भोजन कब से दिया जाने लगा? 2004 से, ठीक है, पका करके। मिड डे मील योजना के क्या उद्देश्य हैं? प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद जो है विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, ठीक है, और छात्रों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित करना, स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना, उसको रोकना, बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति में वृद्धि और सीखने स्तर के बढ़ावा। मिड डे मील का क्या महत्व है? स्कूली बच्चों के बीच सामाजिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, जाति, धर्म और मजहब के बीच भेदभाव को कम करके यह विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने की ओर प्रेरित करता है। देश की साक्षरता दर को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। गरीबी कम करने में योगदान दे सकता है। 10 मिलियन से अधिक स्कूलों में 120 मिलियन से अधिक बच्चों को भोजन प्रदान करने के कारण जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मिड डे मील, ठीक है। तो भूख को मापने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, BMI, यह व्यक्ति के लिए है, ठीक है। और BMI के क्या पैमाने हैं? शरीर के कद के हिसाब से उसके वजन को इंगित करना, यानी कि जितना कद है उसके अकॉर्डिंग उसका वजन कितना है। BMI की स्वीकार्य सीमा 18.5 है, ठीक है, और 17 से 18.4 तक के अलावा पोषित कहा जाएगा, ठीक है। सितंबर चौथा है 16 सितंबर मई वाले को भूख, मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है, 16 नंबर से नीचे वाले को, 16 नंबर से नीचे वाले को भूख से मरने वाला कहा जाएगा। देखो नीचे क्या दिया गया था? नीचे दिखा 17 से 18.4 तक, ये कहा जाएगा कि ठीक है, ठीक है, ये माना जाएगा। और अगर 16 से नीचे जा रहा है व्यक्ति तो उसको भूखा कहा जाएगा। फिर वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड में स्थित एक एजेंसी है, कंशन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। आपको ये याद रखना है, कंशन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की एक वेल्ट हंगर हिल्फे है, इन दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जी, ये क्या है? भूखमरी के मापने के हेतु इसको विकसित किया गया है ताकि सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक शून्य भूखमरी, जीरो हंगर किया जा सके 2030 तक, ठीक है। GSI का कार्यक्रम मुख्य 4 मन को किया जाता है, 4 मई को किस धारा पर किया जाता है? मतलब कि अलग पोषण, शारीरिक दुर्बलता, बोनापन, इन चीज़ों के आधार पे, ठीक है। फिर वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2020 के क्या निष्कर्ष हैं? इसका है कि 1 जुलाई, पहला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो भूखमरी की समस्या और गंभीर होती जा रही है, ठीक है। दूसरा है विश्व के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना कठिन हो गया, यानी कि सर्वाधिक गंभीर भी कह सकते हैं, संवेदनशील भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको कठिन, मतलब सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना कठिन हो गया। फिर है इसके बाद है वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का प्रदर्शन क्या है? वैश्विक भूख सूचकांक 2020, इसमें क्या कि 2020 का 2021 का आप लोगों को निकाल लेना, कमेंट करके बता देना। 107 देशों की सूची में 94वें स्थान पर भारत, 107 देशों की सूची में जो है भारत 94वें स्थान पर है वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 2019 में 117 देशों की सूची में 102वें स्थान पर था, ठीक है। अब रंगराजन समिति का गरीबी का पैमाना क्या है? जो रंगराजन समिति बनी थी 2014 में, 2013 में आ गई थी। शहरों की प्रतिदिन 47 रुपये कर दी गई कि शहरों में 47 रुपये जो कमाता है, ठीक है, वो गरीब नहीं है, ठीक है, और ग्रामीण में 32 रुपये जो कमाता है वो गरीब नहीं है, ठीक है, उसको गरीबी रेखा से ऊपर ही रखा गया। फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य प्रावधान क्या है? खाद्य सुरक्षा भत्ता, मातृत्व लाभ, महिला और बच्चों का पोषण की सहायता, महिला सशक्तिकरण, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवरेज और हकदारी, जिला और राज्य स्तर पर है ये, राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है। इसके बाद है खाद्य सब्सिडी और प्रत्यक्ष हस्तांतरण नियम 2015 लागू किया गया। संतानम समिति का गठन किस लिए किया गया था? अगस्त 2014 में भारतीय खाद्य निगम के पुनर्वितरण के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं? राष्ट्रीय पोषण तकनीकी बोर्ड की, आंगनबाड़ी केंद्रों गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को सुबह का पौष्टिक नाश्ता तथा गर्म ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना होगा। 6 महीने से 3 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाने वाला भोजन स्थानीय रूप से उपलब्ध युक्त खाद्य सामग्री से युक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है
भारतीय पोषण कृषि कोष की स्थापना कब की गई? भारतीय पोषण कृषि कोष 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसके बाद जो है भारतीय पोषण कृषि कोष के मुख्य बिंदु क्या हैं? इसके हैं भारतीय पोषण कृषि कोष के एक परियोजना को बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के लिए चलाया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो भारतीय पोषण वाले कृषि कोष वाले जो क्वेश्चन है इनको आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके जो टोटल क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। तो आपकी ये क्लास जो है काफ़ी लंबी चली है, तो आपको जो है जो क्वेश्चन छुड़वाए गए हैं उनको मत करिएगा, जो क्वेश्चन निशान लगाए गए हैं उनको जरूरी करना है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। हमने कोशिश की है कि लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए जाएं, लेकिन फिर भी कवर करने में कुछ भी छूट सकता है, रह सकता है। तो हमने गवर्नेंस से रिलेटेड इस यूनिट को कंप्लीट कर दिया है। इस यूनिट को अब हम दोबारा नहीं छेड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। बाकी सभी यूनिट के लिए जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आते रहेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपको जब भी कोई भी नया वीडियो डाला जाए एग्जाम तक तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी वीडियोज़ को दोबारा से आराम से देखिए, कंप्लीट कीजिए। एग्ज़ाम में इसका आपको असर देखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।